हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपना जो ये सेशन चल रहा था वो आपका एनिमल अटेंडेंट यानी कि जैसे कि आप क्या कहते हो, पशु परिचर, यानी कि पशु परिचर को लेकर जो अपने एमसीक्यूज बेस चल रहा था, जो भी आपका खंड बी है उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अपने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपने वीडियो के माध्यम से बात करते रहते हैं। डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है जिसके माध्यम से आपको 50 क्वेश्चन डेली के आपको एनिमल हस्बेंड्री या जो आपके पशु परिचर का भाग बी है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अपन बात करें कि अपन कम टाइम के अंतर्गत अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा और आंसर करते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। तो चलिए आज का भी विदाउट किसी टाइम वेस्ट के अपन क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बात करें जिस दूध में वसा नहीं पाई जाती कहलाती है, तो ये अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। जिस दूध में वसा नहीं पाई जाती उसे अपन क्या कहते हैं, सेपरेटा दूध, सेपरेटा दूध कहते हैं। तो ये मैंने पहले बताया था। और सेपरेटा दूध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्किन्ड मिल्क कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो मैं जो आपका स्टैंडर्ड मिल्क है और डबल टोन्ड और टोन्ड मिल्क हो गया, ये सब मैं आपको जब आपके आगे क्वेश्चन आएंगे ना तब मैं आपको अच्छे से इनको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। चलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। दूध से पनीर बनाने के लिए मिलाया जाता है। तो दूध से पनीर यानी कि कुल मिला के बात ऐसे है कि अगर आपको दूध से पनीर बनाना है तो अपन क्या करते हैं, उसको फाड़ते हैं। तो दूध को फाड़ने के लिए क्या मिलाना चाहिए, कैनेट मिलाना चाहिए, चेनेट मिलाना चाहिए, रेनेट मिलाना चाहिए, काइटिन मिलाना चाहिए। तो काइटिन तो क्या होती है, जो इंसेक्ट वगैरह होती है उनकी बॉडी बनी हुई होती है काइटिन की। तो बात करें कि अपन दूध को फाड़ना है या उससे पनीर बनाना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, रेनेट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि दूध से दही बनाने के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है। तो इंक्यूबेशन अवधि कहा जाता है, आइसोलेशन अवधि कहा जाता है, या एंटरिंग अवधि कहा जाता है, उपरोक्त सभी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंक्यूबेशन है वो सामान्यतः किसके लिए यूज में लिया जाता है, आपके जो पोल्ट्री से रिलेटेड होता है यानी मुर्गी पालन से रिलेटेड होता है अंडे के अंतर्गत, तो इंक्यूबेशन उससे भी लिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही अगर दूध से दही बना रहे हो तो उसके बीच की अवधि को भी अपन इंक्यूबेशन कहते हैं, आइसोलेशन भी कहते हैं और इंटरिंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो इंक्यूबेशन का आपको दोनों जगह ध्यान रखना है। ये आपका दूध से दही बनाने की अवधि को भी कहा जाता है और इंक्यूबेशन जो आपका अंडा होता है उसके अंतर्गत हैचिंग होने तक का टाइम होता है, अंडे से लेकर हैचिंग होने का टाइम होता है, उसे भी इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो दोनों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, टोन्ड मिल्क में उपस्थित वसा व एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है। जो टोन्ड मिल्क होता है उसमें वसा और एसएनएफ कितना होता है। तो वसा होती है आपकी 3% और आपकी 8.5% क्या पाया जाता है, एसएनएफ पाया जाता है। तो आपको पहले याद रखना है संपूर्ण दूध। संपूर्ण दूध के अंदर लगभग आपकी क्या पाई जाएगी, 6% तो वसा पाई जाएगी और लगभग 8.5 के लगभग क्या पाया जाता है, आपके एसएनएफ पाया जाता है। लेकिन अगर अपने इसको करेंगे तो इसके बाद में क्या आएगा, आपका टोंड दूध आएगा। तो टोंड दूध के अंतर्गत अपने को क्या करना है, वसा को आधा कर देना है। तो उसमें कितनी हो जाती है, लगभग 3% क्या हो जाती है वसा और 9% के लगभग क्या हो जाता है, आपका एसएनएफ हो जाता है। अब बात करें कि इसके अलावा अगर डबल टोंड आ जाए तो आपको क्या करना है, 1.5% क्या करनी है, वसा करनी है और 9% के लगभग क्या करना है, आपको एसएनएफ करना है। तो आपको आधा आधा करना है, मतलब कंप्लीट दूध में 3 होगा, टोंड में कंप्लीट दूध में 6% वसा होगी। टोंड मिल्क के अंतर्गत जो वसा होगी वो 3% होगी, डबल टोंड के अंतर्गत 1.5% वसा होगी। फिर इसके बाद में आता है कि फैट लेस यानी जिसके अंतर्गत वसा नहीं होती उसे अपन क्या कहते हैं, सेपरेटा कहते हैं या स्किन्ड मिल्क कहा जाता है। तो इनका विशेष रूप से आपको समझ में आ गया होगा। तो डबल टोंड में कितनी वसा प्रतिशत होती है, सॉरी टोंड में कितनी होगी, 3% वसा होगी, 8.5% एसएनएफ होता है। लेकिन बात करें दूध में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो दूध के अंतर्गत जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.5% होती है। 0.5% आपकी क्या होगी, दूध में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। बात करें डबल टोंड की, तो मैंने बोला था कि टोंड में से आधा फैट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका डबल टोंड आ जाएगा। तो डबल टोंड में क्या हो जाएगा, आपकी 1.5% वसा और 9% एसएनएफ हो जाएगा। तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आपके कंप्लीट दूध होगा उसमें 6% वसा होगी, आपका टोंड मिल्क होगा उसके अंतर्गत 3% वसा होगी और डबल टोंड के अंतर्गत और आधा करेंगे तो 1.5% वसा हो जाएगी। तो 1.5% वसा और 9% एसएनएफ, इसमें जैसे वसा कम होती है ना तो एसएनएफ की मात्रा बढ़ जाती है। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें कि लैक्टोज शर्करा किसकी बनी होती है, तो लैक्टोज शर्करा होती है वो कौन कौन सी शर्करा से मिलकर बनी हुई होती है, तो इनका आपको चयन करना है। तो मैं बता दूं आपको कि जो लैक्टोज शर्करा है वो आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज
ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनी हुई होती है। ये क्या है, डाई शर्करा है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, डाई शर्करा है। कौन सी, आपकी लैक्टोज है जो दूध की शर्करा कहा जाता है, ये क्या कौन सी शर्करा होती है, ये डाई शर्करा होती है। और डाई शर्करा के अंतर्गत भी किस किस से मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनी हुई होती है। काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा होनी चाहिए। तो शुष्क पदार्थ के आधार पर बात की जाए तो न्यूनतम वसा होगी जो पनीर के अंतर्गत लगभग 50% होनी चाहिए। तो 50% क्या होनी, शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा होनी चाहिए, यानी कि जो शुष्क पदार्थ है उसका 50% आपकी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम वसा होनी चाहिए, किसमें, पनीर के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। पशुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग उपयोग का विज्ञान कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पशुओं का पालन पोषण किस में किया जाता है, देखभाल किस में की जाती है, उसकी ब्रीडिंग की बात किस में की जाती है, उसके साथ ही उसका उपयोग कैसे होता है। तो ये सभी किस विज्ञान के अंतर्गत आता है, वो आता है आपके एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के अंतर्गत आता है, पशुपालन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस पशु के उत्पादन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा उत्पादन यानी कि जो पशु के द्वारा उत्पाद बनते हैं ये उसमें किस में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है, दूध में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है, मांस में होती है, अंडे में होती है, मछली में होती है। तो आपको पता होगा कि मांस होता है वो सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुओं को दिया जाता है। तो आपके पास में कुछ हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, तो बताना है कि आपको क्या दोगे अगर दूध उत्पादन बढ़ाना है। तो अपन देते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन देने से क्या होता है, दूध की मात्रा बढ़ती है पशुओं के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। भैंस के दूध में प्रोटीन की प्रतिशत कितना पाया जाता है, तो मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट अगर आप ऐसे भी याद रखोगे प्रोटीन में 3 शब्द आ रहे हैं तो लगभग 3% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो भैंस की बात की जाएगी तो 3.6% क्या पाई जाती है, आपके प्रोटीन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय के दूध में सामान्यतः लैक्टोज पाया जाता है। तो गाय के दूध में लैक्टोज होता है वो 4.9% होता है, लगभग कितना, 4.9% होता है। और लैक्टोज के कारण ही आपका दूध क्या होता है, मीठा होता है। और लैक्टोज को अपन क्या कहते हैं, दूध शर्करा, दुग्ध शर्करा भी किसे कहते हैं, लैक्टोज को कहा जाता है। इनका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो 4.9 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, खीस का पीएच मान कितना होता है। खीस का पीएच मान की बात की जाएगी तो खीस का पीएच मान होता है वो 5.4 से लेकर 6.4 के लगभग होता है। खीस थोड़ा हल्का अम्लीय होता है ना, हल्का सा अम्लीय होता है खीस, तभी तो आप खीस खाते हो तो हल्का हल्का खट्टा लगता है ना, तो हल्का अम्लीय होता है। 5.4 से 6.4 क्या होता है, इसका पीएच मान होता है। दही की अम्लीयता कितने प्रतिशत पाई जाती है, अम्लीयता कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो अम्लीयता प्रतिशत होती है वो लगभग 1%, यानी कि 0.7 से लेकर 1% क्या पाई जाती है, आपकी अम्लीयता पाई जाती है, किसमें, आपके दही के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कर्ड के अंतर्गत एसिटिक परसेंट होगा वो कितना होगा, 0.7 से लेकर 1% होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। भेड़ के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो बात करें कि भेड़ के दूध में पानी की मात्रा होती है वो लगभग 80% पाई जाती है। कि भेड़ का दूध होता है थोड़ा पतला होता है तो उसमें पानी की मात्रा क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। तो कितनी प्रतिशत होती है, 80% होती है। लेकिन कंपेयर टू अदर एनिमल्स, अपन अदर एनिमल देखोगे आप, उनके मुकाबले इसका दूध थोड़ा गाढ़ा पाया जाता है। अगर भैंस की बात करें ना तो भैंस के दूध के अंतर्गत भी लगभग 82% यानी कि 80% ही पाया जाता है भेड़ के में। तो लेकिन जो आपका भैंस होता है उसमें भी 82% पानी होता है। इसके साथ साथ ही जैसे कि गाय वगैरह हो गई या बकरी वगैरह हो गई या ऊँटनी वगैरह हो गई, इनके अंतर्गत और भी ज़्यादा, मतलब कि 87 सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है बकरी और गाय के दूध के अंतर्गत। इनका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो बात करें कि सबसे कम पानी किस में पाया जाएगा, किसके दूध में, तो वो पाया जाएगा आपके भेड़ के दूध में पाया जाता है। कितना प्रतिशत, आपका 80% पानी पाया जाता है। बात करें भैंस के दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो मैंने पहले बता दिया, भैंस के दूध में लगभग 82% क्या होता है, आपका पानी पाया जाता है। गाय बकरी और ऊँटनी के दूध में पानी की प्रतिशतता की बात की जाएगी तो वो 87%, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पानी, अपन नहीं बोलते क्या कई बार कि हाँ यार आज पानी दूध आया है वो थोड़ा पतला पतला आया है, तो शायद गाय का दूध मिक्स में कर दिया। तो गाय के दूध में क्या होती है, पानी कंटेंट ज़्यादा होता है, बकरी के दूध में भी और ऊँटनी के दूध में भी लगभग 87% क्या होता है, पानी पाया जाता है। भैंस के दूध में 82% और सबसे कम 80% भेड़ के दूध के अंतर्गत पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। भेड़ के दूध में वसा प्रतिशत, सर्वाधिक वसा कौन से पशु के दूध में पाई जाती है, वो पाई जाती है भेड़ के दूध के अंतर्गत। ध्यान रखना फ्रेंड, काफ़ी बार पूछा गया है, आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर पशु की बात की जाए कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा होती है तो करना है आपको भेड़,
और किस पशु के नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है, वो होती है आपकी भैंस के अंतर्गत भदावरी नस्ल के अंतर्गत आपकी क्या होती है, सर्वाधिक वसा होती है। कितनी प्रतिशत? 13%। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर पशु डायरेक्ट पूछा जाए तो भेड़, और नस्ल की बात की जाएगी तो भदावरी करना है, 13% फैट पाया जाता है। पर बात करें कि भैंस के दूध में वसा प्रतिशत, पहले भेड़ के दूध में वसा प्रतिशत होती है वो 7.9 होती है। आपको इसको अच्छे से याद करना है कि भेड़ के दूध में वसा प्रतिशत होती है वो 7.9 होती है। अपन बात करें भैंस के दूध, मैंने बात की कि अगर डायरेक्ट आ जाए तो अपने को सबसे ज़्यादा किसमें होगी? भेड़ के दूध में। तो ऑब्वियसली अगर गाय, भैंस, बकरी की बात करेंगे या ऊँटनी की बात करेंगे तो उनमें वसा क्या होगी? कम होगी, क्योंकि अपन ने ये पहले ही बात कर ली कि जो सबसे ज़्यादा वसा होगी वो किस में होगी? भेड़ के में होगी। पर्टिकुलर नस्ल की बात की जाएगी तब अपने को भदावरी आंसर करना है, उसमें 13% होती है। चलिए बात करें कि 7.9 कितने भेड़ के दूध के अंतर्गत वसा पाई जाती है। लेकिन बात करें भैंस के दूध में, तो मैंने बताया कि भेड़ के दूध में 7.9 है, तो भैंस के में तो थोड़ी कमी पाई जाएगी। तो 7.3% वसा किसके दूध में? आपके भैंस के दूध में देखने को मिलती है। ऊँटनी के दूध की बात की जाए तो उसके अंतर्गत 5.3% वसा क्या पाई जाती है? ऊँटनी के दूध में वसा पाई जाती है। अगर मैं बात करूँ कि बकरी के दूध में वसा पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी 4.2%, और 4.2 ही प्रतिशत आपके किस में पाई जाती है? गाय के दूध में। गाय के दूध में भी कितनी वसा होती है? 4.2। तो अपन ने बात की कि गाय के दूध में और बकरी के दूध में तो सेम होगी, 4.2 होगी। ऊँटनी के दूध में आपके 5.3, यानी कि थोड़ी ज़्यादा वसा होगी। इससे थोड़ी ज़्यादा वसा होती है 7.3, वो होती है आपकी भैंस के दूध में। और सबसे ज़्यादा वसा होती है 7.9, वो होती है भेड़ के दूध के अंतर्गत वसा पाई जाती है। तो आपको सबका याद हो गया होगा, आई होप। चलिए बात करें गाय के दूध में वसा होती है वो कितनी होती है आपकी? 4.2। यही बकरी के दूध में थी, मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया। भेड़ के दूध में प्रोटीन कितना पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन, अब ये भी याद रखना आपको, सर्वाधिक प्रोटीन है वो भी भेड़ के दूध में पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन हो चाहे सर्वाधिक फैट हो, दोनों किस में पाए जाएंगे? भेड़ के दूध में पाए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो भेड़ के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी? 5.2% पाई जाती है। आपके भेड़ के दूध के अंतर्गत प्रोटीन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। गाय और बकरी के दूध में प्रोटीन की मात्रा का बात करें तो 3.5 आपने क्या हो जाता है? गाय और बकरी के दूध में प्रोटीन पाई जाती है। तो मैंने याद करवाया था कि 3 याद रखना प्रोटीन के नाम से। लेकिन भेड़ एक क्या है? अपवाद है, जिसके अंतर्गत ज़्यादा वसा प्रोटीन पाया जाता है। वो कितना पाया जाता है? आपका 5.2 पाया जाता है। वसा भी ज़्यादा होती है, कितनी होती है? 7.9 पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। गाय व बकरी के दूध में प्रोटीन होता है वो 3.5% पाया जाता है। भैंस के दूध में लैक्टोज, अब बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज की मात्रा, यानी लैक्टोज के कारण ही आपका दूध क्या होता है? मीठा होता है। और लैक्टोज की मात्रा भैंस के दूध के अंतर्गत कितनी पाई जाती है? 5.4% पाई जाती है। बात करें भेड़ के दूध में लैक्टोज की मात्रा, तो लैक्टोज की मात्रा भेड़ के दूध में हल्का सा कम पाया जाता है। वो कितना पाया जाता है? 4.8% लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। तो आपने दूध ही पिया होगा, तो भैंस का दूध है थोड़ा मीठा होता है कंपेयर टू भेड़ के दूध के। भेड़ का थोड़ा हल्का मीठा होता है, लेकिन इसके कंपेयर करें तो भैंस का दूध होता है वो ज़्यादा मीठा होता है। आप देखना कच्चा दूध भैंस का पी सकते हो, भेड़ का जल्दी से नहीं पिया जाता। तो इसी कारण नहीं पिया जाता, क्योंकि उसमें लैक्टोज ज़्यादा होता है, तो इस कारण वो थोड़ा मीठा होता है, ये कम मीठा होता है। 4.8% भेड़ के दूध में लैक्टोज पाया जाता है। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत सही विकल्प का चयन करना है तो क्या एमाइल अल्कोहल अपेक्षित घनत्व, ये एमाइल अल्कोहल का अपेक्षित घनत्व 0.81 होता है। वसा का अपेक्षित घनत्व 0.93 होता है। बकरी के दूध का अपेक्षित घनत्व 0.25 होता है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 0.28 होता है। या भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.032 होता है। तो ये मैंने घनत्व आपको 4 तो पहले ही रटा रखे थे, है ना। गाय के दूध का भी मैंने बताया था, भैंस के दूध का भी मैंने आपको बता दिया था। अब वसा की बात करें तो वसा के दूध का घनत्व होता है 0.9, इसको भी अच्छे से याद करना है। 0.93 किसका होता है? आपके वसा का अपेक्षित घनत्व होता है। बकरी के दूध का अपेक्षित घनत्व थोड़ा कम होता है, 1.025 याद रखना है। 1.025 किसका होगा? आपका बकरी के दूध का घनत्व होता है। अगर बात करें एमाइल अल्कोहल का होता है वो 0.81, यानी 0.81 क्या होता है? आपके अपेक्षित घनत्व किसका हो जाता है? एमाइल अल्कोहल का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है कि ये सबके सब सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, निम्न में से अपेक्षित घनत्व संबंधित सही विकल्प है। तो अपेक्षित घनत्व आपको पहले ही बता दिया, भैंस का 1.032 होता है, बिल्कुल सही बात है। भेड़ का 1.036 होता है। और आपका H2SO4 का होता है 1.82, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी जितने भी दिए गए हैं आपके घनत्व के वो एकदम सही दिए गए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, दूध में प्रोटीन की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? कि दूध के अंतर्गत जो प्रोटीन होती है उसकी जांच या टेस्ट के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं? तो जेलडार विधि, यानी कि जो जेलडार मेथड है
उसका अपन यूज़ करते हैं किसके लिए, दूध में प्रोटीन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अपन बात करें हंसा टेस्ट की तो सॉरी COB यानी क्लोट ऑफ बॉइलिंग यानी कि बॉइलिंग करने पर फट जाना, तो वो किसके लिए अपन यूज़ कर रहे थे, वो कर रहे थे अपन अपने अम्लता ज्ञात करने के लिए। जेडार विधि किसके लिए, प्रोटीन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूध में पाश्चुरीकरण का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है। तो अब अभी इसी क्वेश्चन की वजह से मैंने आपके ये दोनों छोड़ दिए क्योंकि ये आपके आगे देखने को मिलेंगे। तो बात करें कि जो आपका पाश्चुरीकरण होता है, दूध का पाश्चुरीकरण होता है, उसका पता लगाने के लिए अपन फास्फेटेज विधि यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा निकल टेस्ट होता है ना, वो आपके वनस्पति घी वगैरह होते हैं, उनका अगर शुद्ध घी के अंतर्गत अगर वनस्पति घी जैसे कि आलू वगैरह से बना दिया जाता है, तेल वगैरह से घी बना दिया जाता है, उनका टेस्ट करने के लिए निकल टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो अब चारों टेस्ट समझ में आए होंगे। अपन COB टेस्ट लेते हैं अम्लता ज्ञात करने के लिए। अम्लता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जेलडार विधि है, ये प्रोटीन ज्ञात करने के लिए की जाती है। फास्फेटेज है, ये दूध का पाश्चुरीकरण के ज्ञात करने के लिए किया जाता है। निकल टेस्ट है, ये आपके घी के अंतर्गत वनस्पति घी मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया, इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको चारों टेस्ट समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दूध में खनिज लवण कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि दूध के अंतर्गत लगभग खनिज लवण होते हैं वो 0.8 से लेकर 1% पाए जाते हैं। मैंने बोला था कि 1% से कम ही पाए जाते हैं दूध के अंतर्गत खनिज लवण। ये मैंने चिल्ला के 10 बार आपको बताया था और वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। खीस में मीठापन कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो खीस होता है, उसका मीठापन होता है ना, वो लगभग 2.18% पाया जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए, घी में सुगंध किसके कारण पाई जाती है। तो घी में अपन एरोमा आती है ना, अपन सूंघते हैं तो अच्छी सी खुशबू आती है, एरोमा आती है ना घी की, वो एरोमा पता है किस कारण आती है, बाई एसिटाइल या डाई एसिटाइल के कारण आती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घी के अंतर्गत एरोमा या सुगंध आती है वो किसके कारण आती है, डाई एसिटाइल या बाई एसिटाइल के कारण आती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ईयर नोचिंग, ये मैंने आपको पशु को चिन्हित करने की विधि मैंने आपको पढ़ाई थी। आप वीडियो भी देख सकते हो, वीडियो डाला हुआ है। तो पशु को चिन्हित करने की विधि से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ईयर नोचिंग किस में करते हैं, वो सुअर के अंतर्गत की जाती है। मैंने बेड का बताया था, बेड के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। बकरी की बात की जाएगी तो टैटूइंग वगैरह की जाती है। ऊँट के अंतर्गत क्या करते हैं, दागना की किया जाता है और बकरी के अंदर भी कई बार दागना किया जाता है। चलिए, किस पशु की पहचान के लिए पेंटिंग पद्धति प्रचलित है। तो मैंने बता ही दिया आपको कि भेड़ वगैरह आपने देखी होगी कि झुंड के अंतर्गत आपने रेवड़ वगैरह देखा होगा। तो जो होता है उसके अंतर्गत जो पशुपालक क्या करता है कि अपनी भेड़ों के पीठ के ऊपर कलर कर देता है, यानी क्या, तो लाल कलर, रेड कलर या येलो कलर, ऐसे कलर आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या है, चिन्हित करने की विधि है। तो पेंटिंग किस में करते हैं, अपन बेड के अंतर्गत करते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पशुओं में पहचान की टैटूइंग पद्धति किसमें संबंधित है। तो आपने क्या करते हैं, टैटूइंग की प्रक्रिया की जाती है वो गाय भैंस के अंतर्गत भी की जाती है और बकरी के अंतर्गत भी की जाती है। ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाया था कि इनके अंतर्गत की जाती है, गाय भैंस के अंतर्गत। लेकिन जो आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि उसके अंतर्गत जो आंसर माना था वो बकरी माना था। तो आपको भी याद रखना है कि टैटूइंग पद्धति है वो बकरी के अंतर्गत की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपसे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। डी हॉर्निंग किससे संबंधित है। डी हॉर्निंग फ्रेंड्स उससे संबंधित है, मैं आपको बता देता हूँ, सींग काटने से। हॉर्न का मतलब समझ में आ रहा है, हॉर्निंग मतलब हॉर्न, डी यानी हटाना, यानी कि हॉर्न हटाना, यानी कि सींग हटाने से संबंधित है डी हॉर्निंग। बात करें कि पूंछ काटना, तो इसका भी आगे टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, फिर वहीं पे अपन बात करने वाले हैं क्योंकि अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहता। चलिए, सींग रोधन के लिए काम में लिया जाता है। सींग रोधन, पहली बात तो अपन सींग रोधन करते क्यों है, इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। डी हॉर्निंग वगैरह जितनी भी है, सींग रोधन की विधियाँ कौन कौन सी है। अपन इलास्टेटर जो प्लास्टिक आती है उसके द्वारा भी कर सकते हैं और या फिर आरी के द्वारा, रिपर के द्वारा भी काटा जा सकता है, अपन केमिकल के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इनकी मैं क्या हो कंप्लीट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए अपन बात करते हैं पशुओं को सींग रोधन के लिए कौन सा केमिकल काम में लिया जाता है या किसका यूज़ में किया जाता है। तो कास्टिक छड़, जो कास्टिक की छड़ होती है ना, उसको गर्म करके अपन सींग पे, बर्ड्स पे लगा देते हैं ना, तो सींग रोधन हो जाता है, सींग नहीं निकलता। KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसका भी यूज़ अपन किसके लिए करते हैं, आपके सींग रोधन के लिए किया जाता है। ये अच्छी वैज्ञानिक विधि मानी जाती है और ये KOH की फुल फॉर्म लिखी हुई है। तो ऑब्वियसली आपके दोनों ही चीज़ क्या हो जाएंगी, राइट हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।
पशुओं में सींग रोदन जन्म के कितने सप्ताह बाद में करना चाहिए? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो सींग रोदन है, सामान्यतः पशुओं का सींग रोदन जन्म के 1 से 2 सप्ताह बाद कर देना चाहिए, और सामान्यतः सींग रोदन है वो कब करना चाहिए? आपके 1 से 2 सप्ताह के मध्य कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए, विश्व में प्रथम कृत्रिम गर्भधान किसके द्वारा करवाया गया था? तो मैंने पहले बताया था कि विश्व की बात की जाएगी अलग है, इंडिया की बात करेंगे तब अलग आएगा, है ना? तो इनका दोनों का ध्यान रखना है। अगर बात करें विश्व की, तो विश्व में पहला कृत्रिम गर्भधान था तो वो क्या था आपका? लाफार्ड सीएलिन। जो आपका जो लाफार्ड सीएलन था, 1777 में आपका प्रथम गर्भधान किया था। किसने? विश्व का प्रथम कृत्रिम गर्भधान। कृत्रिम गर्भधान मतलब कैसे कि जैसे कि आपके पास में मादा पशु है और उसके अंतर्गत आर्टिफिशियल तरीके से सीमन को डाला था उसकी वेजाइना के अंतर्गत, जिससे क्या हुआ कि आर्टिफिशियल तरीके से गर्भधान हुआ था। तो वो किसने किया था? लाफार्ड सीएलियन ने किया था 1777 के अंतर्गत। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कृत्रिम गर्भधान प्रथम बार किस पशु में किया गया था? तो प्रथम बार किया गया था, वो किया गया था भैंस के अंतर्गत। तो बफेलो काफ थी वो 1946 के अंतर्गत, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपकी उसके अंतर्गत ये किया गया था, इलाहाबाद के अंतर्गत किया गया था। चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भेड़ के प्रथम क्लोन से संबंधित सही है। तो प्रथम भेड़ का जो क्लोन था वो कौन सा था? डोली था, और 1996 के अंतर्गत तैयार किया गया था। कहाँ पे? स्कॉटलैंड के अंतर्गत तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है इनसे संबंधित। गाय के प्रथम क्लोन से संबंधित सही विकल्प है। जो गाय का प्रथम क्लोन था वो कौन सा था? तो डोली का अपन ने बात की कि जो डोली थी 1996 के अंतर्गत स्कॉटलैंड के अंदर, वो कौन सी थी? आपकी भेड़ की थी। भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था। लेकिन अगर गाय के क्लोन की बात की जाएगी तो कागा, जो कागा था वो किसका था? आपके गाय का क्लोन था, और 1998 के अंतर्गत जापान में तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। बात करूँ भैंस का प्रथम क्लोन था ना 2009 के अंतर्गत फर्स्ट क्लोन तैयार किया गया था। इसके अलावा गरिमा था, वो गरिमा भैंस का सेकंड क्लोन था, 2009 के अंतर्गत भारत में ही तैयार किया गया था। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भैंस का प्रथम व द्वितीय क्लोन कौन सा था? तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो प्रथम के नाम से ही था वो प्रथम क्लोन था आपका क्या? भैंस का। प्रथम के नाम से ही था, कन्फ्यूज मत होना, प्रथम के नाम से ही था। प्रथम क्लोन प्रथम के नाम से था, द्वितीय क्लोन गरिमा के नाम से था। तो अपन बात करें कि भैंस का प्रथम व द्वितीय क्लोन कौन सा था? तो प्रथम क्लोन कौन सा था? प्रथम ही था। और द्वितीय क्लोन कौन सा था? गरिमा था। और ये 2009 के अंतर्गत तैयार किए गए थे, और ये दोनों कहाँ पे किए गए थे? आपके भारत के अंतर्गत ही तैयार किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, भैंस की प्रथम क्लोन कहाँ से विकसित किया गया? जो भैंस का प्रथम क्लोन था वो NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, यानी ये कहाँ पे है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के अंतर्गत, करनाल हरियाणा के अंतर्गत स्थित है, जहाँ से अपने भैंस का क्लोन तैयार किया गया था। ठीक है, और ये इसकी स्थापना हुई थी 1955 के अंतर्गत, NDRI की, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके साथ ही आता है आपके NDDB, ये भी आपके नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1965 के अंतर्गत, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, NDRI की स्थापना 1955 के अंतर्गत हुई थी। कहाँ हुई थी? करनाल हरियाणा के अंतर्गत हुई थी। बात करें कृत्रिम योनि का तापमान कितना रखा जाता है? तो कृत्रिम योनि का तापमान रखा जाता है वो आपका कितना रखा जाता है? वो रखा जाता है लगभग आपके 39 से लेकर 41 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी को अगर अपन फ़ारेनहाइट के अंतर्गत चेंज करते हैं तो 102 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए व बी क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो आपको कृत्रिम गर्भाधान का ध्यान रखना है कि कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे तो कृत्रिम योनि का तापमान रखा जाता है। तो सॉरी, जो अपन सीमन कलेक्शन करते हैं उसके लिए अपन कृत्रिम योनि का तापमान रखते हैं वो 39 से लेकर 41 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 102 से 106 फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर कृत्रिम योनि का रखा जाता है। बात करें वीर्य कलेक्शन के लिए, मैंने ये बता दिया कृत्रिम योनि किसके लिए यूज़ में कर रहे हैं? वीर्य कलेक्शन के लिए, यानी कि सीमन कलेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे क्या है कि वीर्य कलेक्शन के समय कृत्रिम योनि का कितने डिग्री पर रखा जाता है, यानी कि जो कृत्रिम योनि होती है उसको कितने डिग्री कोण पे रखा जाता है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि कृत्रिम योनि का टेम्परेचर मैंने बता दिया। तो लेकिन योनि को किस हिसाब से लगाए जिससे कि अच्छे से अपने को सीमन कलेक्ट हो सके? तो 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री के ऊपर लगभग ऐसे रखा जाता है उस योनि को, ताकि उसके अंतर्गत पशु अच्छे से इजैकुलेशन कर सके और उसके अंतर्गत जो आपका सीमन है वो कलेक्ट किया जा सके। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। 45 डिग्री के ऊपर अपन क्या करते हैं? आर्टिफिशियल वेजाइना को रखते हैं।
चलिए, वीर्य के तनुकरण के लिए क्या मिलाया जाता है? तो वीर्य के तनुकरण के लिए अपन क्या मिलाते हैं? अंडे का पित्त मिलाते हैं, फ्रक्टोज मिलाते हैं, ग्लिसरीन मिलाते हैं, उपरोक्त भी। जो अंडे का पित्त यानी कि जो एग याक होता है ना, एग याक, उसको मिलाते हैं, फ्रक्टोज को मिलाते हैं और ग्लिसरीन का भी यूज़ किया जाता है वीर्य को तनुकरण यानी कि थोड़ा पतला बनाने के लिए और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। बात करें भेड़ के मेमनों की पूंछ काटने को क्या कहा जाता है? तो डॉकिंग कहा जाता है। अगर बात करें कि भेड़ के जो मेमने होते हैं उनकी पूंछ काट दी जाती है, तो उसे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं। ये सामान्यतः क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो आपके पशु वगैरह है या भेड़ वगैरह है, उसके पूंछ से क्या होता है, कई बार छोटे छोटे किलनियाँ वगैरह पैदा हो जाती है जो उसके अंतर्गत रोग पैदा कर सकती है, इसलिए इसकी पूंछ को काट दिया जाता है। बात करें ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। बात करें आपके कास्टिंग, कास्टिंग क्या होता है? पशुओं को जो गिराते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? आपके कास्टिंग कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कैनाबोलिज्म, कैनाबोलिज्म क्या होता है कि जो आपके मुर्गियाँ वगैरह होती है वो एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? कैनाबोलिज्म कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काफ़ी शानदार। भेड़ में डॉकिंग क्रिया किसके लिए अपनाई जाती है? जो भेड़ के अंतर्गत अपन डॉकिंग क्रिया अपना रहे हैं वो किसके लिए? ब्लू फ्लाई, जो मैंने आपको बताया कि जो आपके अंतर्गत जो फ्लाई वगैरह लग जाती है, इसके लिए अपन क्या करते हैं? डॉकिंग करते हैं, पूंछ काट देते हैं, उसके अंतर्गत किलनियाँ उत्पन्न हो जाती है, तो अपन उसी के लिए करते हैं। क्यों? वो उसको क्या बोलते हैं? ब्लू फ्लाई। ब्लू फ्लाई को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? डॉकिंग की प्रक्रिया आपके भेड़ में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुर्गियों में चूजे में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? आपके कैनाबोलिज्म कहलाता है। तो मैंने पहले बता दिया आपका कैनाबोलिज्म क्या कहलाता है। मुर्गियाँ एक दूसरे को चोंच मारती है और एक दूसरे को घायल कर देती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? कैनाबोलिज्म कहते हैं। ये सामान्यतः कब देखने को मिलता है? जब जो आपके बर्ड्स वगैरह होते हैं या मुर्गियाँ वगैरह होती हैं उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तब आपके ये चीज़ देखने को मिलती है। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। कुक्कुट में चोंच काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि अपन क्या करते हैं, ये एक दूसरे को कैनाबोलिज्म करती है, मारती है एक दूसरे को, तो अपन क्या करते हैं कि चोंच को काट देते हैं। जो ऊपरी भाग होता है उसको 1/4 भाग काटा जाता है और निचले भाग को 1/8 भाग में चोंच को काट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो पशु जो आपके बर्ड्स वगैरह हैं या जो आपकी मुर्गियाँ वगैरह हैं, एक दूसरे को घायल भी नहीं करती और उससे नीचे वाली थोड़ी बड़ी रहती है, उससे क्या होगी, आपका दाना भी अच्छे से खा पाती है। तो इसी के लिए अपन क्या करते हैं? डिपकिंग की जाती है। तो चोंच काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी डिपकिंग कहलाती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। डिपकिंग की उचित समय क्या है? जैसे कि मैंने बात की कि अपन डीहोर्निंग करते हैं तो लगभग 1 से 2 सप्ताह के जन्म के 1 से 2 सप्ताह बाद में कर लेते हैं। तो ऐसे डिपकिंग की जाती है, वो आपके चूजे हैं वो उनको कब उस समय पर या कौन से उचित समय रहेगा जिस पर टाइम पे आपको डिपकिंग करनी चाहिए? तो वो रहता है जन्म के 1 माह तक, यानी कि 1 माह तक आपको डिपकिंग की क्रिया कर देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए, मैंने बताया कि आपको पहले ही बता दिया ये चीज़ कि डिपकिंग के अंतर्गत जो चोंच काटी जाती है वो कितनी काटी जाती है? ऊपरी चोंच काटी जाती है 1/4 भाग और निचला का काटा जाता है 1/8 भाग काटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। बात करें पशुओं में वध्यकरण करना क्या कहलाता है? तो जो पशुओं के अंतर्गत वध्यकरण करना कहलाता है वो कास्ट्रेशन भी कहलाता है, आपका वेसेक्टोमी भी कहलाता है। लेकिन जो वेसेक्टोमी जो शब्द है वो सामान्यतः नर पशुओं के लिए यूज़ में किया जाता है। अब कई विद्यार्थी ऐसे बोलेंगे कि सर बधियाकरण तो नर में ही तो किया जाता है, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि मादा पशु होती है ना, उसके अंतर्गत भी आपके क्या कर दिया जाता है? बधियाकरण कर दिया जाता है, जिससे कि उसका एग होते हैं ना वो बाहर नहीं निकलते, है ना। तो एग ही नहीं निकलेंगे तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एग नहीं बनेगा, ये जो आपका भ्रूण वगैरह है वो एम्ब्रियो क्रिएट नहीं होगा। तो जो आपका बधियाकरण है नर और मादा दोनों में किया जाता है, लेकिन नर के लिए जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो वेसेक्टोमी की जाती है। और कास्ट्रेशन के अंतर्गत आपको पता ही है कि अपन क्या करते हैं, पशुओं को या तो चीरा लगाकर जो आपके वर्षण वगैरह होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं, या फिर कास्ट्रेशन के अंतर्गत कई बार क्या किया जाता है, अपन जो कास्ट्रेटर मशीन आती है उसके द्वारा फोड़ दिए जाते हैं उनके जो अंडकोश वगैरह होते हैं उनको। तो इनका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए व बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। बात करें डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन काल कितने वर्षों का होता है? तो डेयरी वाले पशु होते हैं उनका उत्पादन जीवन काल यानी जो जब तक वो प्रोडक्शन देते हैं तो वो जीवन काल कितना होता है? तो वो लगभग माना जाता है आपका 12 वर्ष। और सामान्यतः अगर पशु की आयु की बात की जाए तो जो आपकी गाय भैंस होती है लगभग 20 से
22 वर्ष तक आपकी क्या रहती है, पशु की आयु मानी जाती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। लेकिन उत्पादक जीवन काल होता है वो 12 वर्ष का होता है। बछड़ों में बधियाकरण का उचित समय, तो मैंने डी हॉर्निंग का बताया था कि 1 से 2 सप्ताह के अंतर्गत डी हॉर्निंग कर देनी चाहिए। लेकिन बछड़ों के अंतर्गत बधियाकरण का मैंने बताया कि या तो चीरा लगाकर अपन अंडकोश बाहर निकाल देंगे, या उस अंडकोश को क्या करते हैं, कास्टेटर मशीन के द्वारा अपन उसको फोड़ देते हैं, है ना। तो वो कब करना चाहिए, वो उचित समय रहता है 1 से 2 वर्ष, यानी सॉरी 1.5 से 2 वर्ष। 1.5 से 2 वर्ष के उम्र के अंतर्गत बछड़ों का बधियाकरण उचित समय माना जाता है। और ये बधियाकरण किया जाता है, ये सामान्यतः आपके वर्षा ऋतु में किया जाता है। वर्षा ऋतु क्या होती है, इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। भेड़ बकरियों में नरों के बधियाकरण का उचित समय, तो भेड़ बकरियों के अंतर्गत जब बधियाकरण का समय उचित पूछा जाए तो 2 से 3 माह अपने को सही बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, पशुओं में बधियाकरण किस विधि से किया जाता है। तो मैंने पहले बता दिया, ब्रूडिजो कास्टेटर क्या होता है कि जो पशुओं के अंडकोश होते हैं उन इस यंत्र के द्वारा फोड़ दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पशु बधियाकृत हो जाता है। इलास्ट्रेटर क्या होता है कि एक रबड़ की रिबन सा पाया जाता है ना, रिबन की जो रबड़ का एक यंत्र होता है जो रबड़ को अपन कसकर बांध देते हैं। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो अंडकोश की नलिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, सूख जाती है और फिर बाद में निष्क्रिय हो जाती है। ये धीरे धीरे टाइट करते रहते हैं, इससे क्या होता है, निष्क्रिय हो जाती है। अपन इसका कंप्लीट वीडियो की बात करेंगे बधियाकरण की वीडियो की, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और बात करें चीरा लगाकर, तो चीरा लगाकर मैंने बता दिया, अगर चीरा लगाकर अंडकोश बाहर ही निकाल देंगे, ये ऑपरेशन विधि होती है, ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों ही विधियाँ क्या है, आपकी पशुओं को बधियाकरण करने की विधियाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। इससे आगे के क्वेश्चन अब अगली वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, पशुओं में रक्त रहित बधियाकरण। मैंने बताया आपको कि चीरा लगाएंगे उसमें तो क्या होगा, रक्त निकलेगा, लेकिन रक्त रहित अपने को बधियाकरण करना है तो किस यंत्र से किया जाता है, तो वो आपका ब्रूडिजो कास्टेटर होता है। ये क्या होता है कि एक मशीन यंत्र होता है जिसके बीच में, यानी कि यंत्र के बीच में रखकर और उस यंत्र को दबाते हैं तो ये अंडकोश क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं या फूट जाते हैं, जिससे क्या होता है कि शुक्राणु बनना बंद हो जाते हैं या स्पर्म बनना बंद हो जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अगर आज का वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।